हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होगे। तो क्लास 12th के बच्चों, आज हम करने वाले हैं अभिव्यक्ति माध्यम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये जो है अभिव्यक्ति माध्यम, ठीक है, ये आपका 18 मार्क्स कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी की। ओके, प्लस 5 मार्क्स का आपका रचनात्मक लेख आता है। तो आज हम आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के अभिव्यक्ति माध्यम को हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैं सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी इसमें कवर कर दूंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। हो सकता है वही चीज़ स्किप कर दो जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ओके, तो अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़रूर आता है एग्जाम में। तो मैं दिखा देती हूँ आपको उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है। तो देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। अब देखिए, जो समाचार होते हैं ना हमारे, वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। पिरामिड मतलब ट्राइंगल, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। जो भी हमारे समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं, जिसमें क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण खबर को रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद घटते क्रम में थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, फिर थोड़ी कम इम्पोर्टेंट और फिर थोड़ी और कम इम्पोर्टेंट खबर को लिखा जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के आरंभ में ही आ जाता है, ठीक है। यानी कि मेन मेन जो जो इम्पोर्टेंट बातें होती है सारी की सारी शुरुआत में हो जाती है। इस शैली के अंतर्गत समाचारों की को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन, ठीक है। तो इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में क्या होता है, समाचार का मुख्य भाग रहता है, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, थोड़े कम महत्वपूर्ण बात होती है, घटते क्रम में खबर का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। और समापन में अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर या फिर स्पेस ना होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था उल्टा पिरामिड शैली, और इसे तो आप घुट के पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के 6 ककार बताओ, ठीक है। तो समाचार लेखन के 6 ककार आपको बताने हैं, वो कौन से हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक आंसर शीट भी लेके आई हूँ टॉपर की, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। तो वही देखो, समाचार लेखन के 6 ककार अगर हम देखें कौन कौन से होते हैं, तो क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जो है समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, ठीक है। ककार मतलब का से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो ये 6 ककार होते हैं, जैसे WH फैमिली होती है ना, वही हम कहते हैं इसे। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जिसमें इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाता है। अभी हमने उल्टा पिरामिड शैली को पढ़ा ना, तो इसी उल्टा पिरामिड शैली में इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाता है। मुखड़े यानी कि जो इंट्रो वाला पार्ट होता है ना, उसमें पहले 4 ककारों का उत्तर दे दिया जाता है। कौन कौन से 4 ककार होते हैं वो, तो क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, बाकी 2 ककारों का, यानी कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, इनका उत्तर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, तथ्यों द्वारा पुष्टि करके समापन किया जाता है, ठीक है। अब ये था इसका आंसर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन आता है इससे कि 6 ककार बताओ, तो 6 ककार में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें यही 6 शब्द याद आते हैं, उसके अलावा उनके पास कंटेंट ही नहीं होता है लिखने को, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया इसमें टॉपर का शीट भी, जिसमें उसको पूरे 3 मार्क्स मिल रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न जनसंचार माध्यम जैसे कि रेडियो हो गया, प्रिंट, टेलीविजन, इंटरनेट की विशेषताएं और खूबियां बताते हुए तालिका बनाएं। देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो रेडियो को उठा लेंगे, या प्रिंट माध्यम, या टेलीविजन, या इंटरनेट, किसी पे भी उसके या तो सिर्फ फायदे पूछ लेंगे, विशेषताएं पूछ लेंगे, या फिर उसकी खामियां या कमियां पूछ लेंगे सिर्फ, ठीक है। या हो सकता है दोनों ही पूछ ले कि उनकी 3 खूबियां लिखो, 3 कमियां लिखो, ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो मैं आपको पूरा करवाने वाली हूँ, सबकी खूबियां भी करवा दूंगी और सबकी कमियां भी करवा दूंगी। इस पूरे एक क्वेश्चन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे, ठीक है।
तो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसे, आपको अच्छे से दिखाई दे जिससे। तो अब हम पहले खूबियाँ देखेंगे प्रिंट माध्यम की। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंट माध्यम। क्या? प्रिंट माध्यम यानी कुछ भी छपा हुआ हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रिंट माध्यम। जैसे कि हमारी बुक्स होती है, मैगजीन्स होती है, हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सारे क्या है? प्रिंट माध्यम है। प्रिंट माध्यम जो है ना वो सबसे पुराना माध्यम है, ठीक है। जनसंचार के काफ़ी सारे माध्यम होते हैं, प्रिंट माध्यम होता है, रेडियो माध्यम होता है, टीवी माध्यम होता है, इंटरनेट होता है। जनसंचार मतलब जिससे हम जनता से संचार कर पाए, यानी मास लेवल पे हम संचार कर पाए, सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाए, ठीक है। अब सूचना को बहुत बड़े लेवल पे हम दे पाए, तो इनके जरिए हम बहुत बड़े लेवल पे किसी भी सूचना को दे पाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले प्रिंट को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये सारे माध्यम है किस चीज के, ओके। अब हम प्रिंट माध्यम को पढ़ेंगे। पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। तो इसकी एक खूबी क्या है कि अब देखो हमारे पास कुछ लिखा होगा तो हम उसको अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, उसमें पूरा अच्छे से सोच सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वह लिखित भाषा का विस्तार होता है। यस, डेफिनेटली लिखित भाषा का भी विस्तार होता है। अब देखो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लिखित भाषा का विस्तार होता है ना, उसमें लिखित भाषा होती है, उसमें नए नए वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, और क्या होता है उसमें भाषा का विस्तार हो रहा होता है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं उसे तो हम भी क्या कर रहे हैं उसमें वो कैब जो है वो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ले रहे हैं। प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काटकर लंबे समय तक रख सकते हैं। अब प्रिंट माध्यम में क्या होता है, अब देखो जैसे हमें कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी, या मान लो आपने बोर्ड में टॉप कर लिया, ठीक है। अब आपने बोर्ड में टॉप कर लिया, आपकी क्या हुआ, न्यूज़पेपर में फोटो आई, तो आपने क्या किया, उस क्लिप को काट के अपने पास रख लिया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ही संभाल के रख लिया, तो ठीक है। इसमें क्या हुआ, हम उस चीज़ को संभाल के भी रख सकते हैं, लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं संभाल के, कहीं से भी कहीं भी, ठीक है, कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बीच में से पढ़ना चाहे, शुरुआत से पढ़ना चाहे, जो खबर हम पढ़ना चाहे वहां से हम पढ़ सकते हैं। प्रिंट प्रिंट माध्यम चिंतन, विस्तार और संप्रेषण का माध्यम है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा क्या करते हैं, रेडियो की हम खूबियाँ देख लेते हैं। तो रेडियो जो है वो क्या है, श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं वो होता है श्रव्य माध्यम, ओके। इस माध्यम से ध्वनि, स्वर, शब्दों तथा संगीत से मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। अब देखो ये जितने भी माध्यम होते हैं ना, इससे क्या होता है, हमें कोई ना कोई शिक्षा मिल रही होती है, ठीक है, कोई ना कोई मनोरंजन हमारा हो रहा होता है, कोई सूचना हमें मिल रही होती है, ठीक है। तो जनसंचार माध्यम का यही काम होता है कि हमको ये सारी चीज़ें प्रदान करना, और रेडियो भी हमें ये सब ऑफ कोर्स प्रदान करता है, ठीक है, हमारा मनोरंजन हो रहा होता है, ठीक है, ज्ञानवर्धन हो रहा होता है, कोई शिक्षा मिल रही होती है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। रेडियो में सुनने की उन्मुखता यानी कि स्वतंत्रता होती है। रेडियो में हम सुन सकते हैं, मान लो हमें बर्तन धोने हैं, हम बर्तन धोते हुए सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लिखते हुए सुन रहे हैं, तो हम कभी भी सुन सकते हैं इसको। यह सस्ता माध्यम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सस्ता माध्यम है, हर कोई इसे ले सकता है। और मतलब मैंने तो अपने यहाँ जैसे जो रिक्शे वाले भैया होते हैं, रिक्शे वाले अंकल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ना अपने रिक्शा में भी रेडियोज लगा के रखते हैं। अब सारा दिन उनको रिक्शे पे रहना होता है, तो ऐसे क्या होता है, रेडियो में वो गाने वगैरह भी सुन लेते हैं, और जो समाचार बुलेटिन आते हैं, ठीक है, जो भी न्यूज़ वगैरह आती है वो भी सुन लेते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, वो अपना काम भी करते रहते हैं, उनका काम भी डिस्टर्ब नहीं होता, और उनको जो खबरें होती हैं वो भी, उनसे भी वो क्या होते हैं, रूबरू होते रहते हैं, ठीक है। और क्या है पॉइंट, निरक्षर व पढ़े लिखो सभी इसका आनंद ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जो ये श्रव्य माध्यम की, कि अगर कोई इंसान अनपढ़ है तो वो क्या कर सकता है, वो सुनकर समाचार को या किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकता है, मनोरंजन कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि श्रव्य माध्यम है, ऑफकोर्स इसमें हमें पढ़ना नहीं पड़ रहा, तो अनपढ़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और पढ़े लिखों के लिए भी होता है। इस माध्यम से दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुने जा सकते हैं। यस, तो दूर दराज हम कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी बैठकर रेडियो को सुन सकते हैं, कहीं की भी खबर सुन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टीवी की खूबियों पे। तो टीवी क्या है भाई, विश्व की घटनाओं को घर बैठे सीधे लाइव देख सकते हैं। तो यस, जो हम टीवी होता है तो उसमें क्या होता है, हम देख लेते हैं कई बार क्या होती है, चीज़ें लाइव चल रही होती है, जैसे आपने देखा मैच लाइव चल रहा होता है, राइट। तो हम टीवी पे क्या होता है, लाइव चीज़ों को देख सकते हैं। ये मनोरंजन व ज्ञानवर्धन का उत्तम साधन है, ये भी है। और हाँ, एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ये टीवी क्या है, ये है दृश्य श्रव्य माध्यम। अब दृश्य श्रव्य का मतलब, दृश्य मतलब जिसे हम देख पाए, और श्रव्य मतलब जिसे हम सुन भी पाए, तो ये है दृश्य श्रव्य माध्यम। टीवी की खबरों से जीवंतता का एहसास होता है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है टीवी की, क्योंकि टीवी में क्या होता है, हम सुन भी रहे होते हैं और हम देख भी रहे होते हैं, ठीक है। अब जब हम देख रहे होते हैं तो क्या हो रहता है, इमेजेस आ रही होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ इमेज आ रही होती है, तो उससे क्या होता है, हमें ना जीवंतता का, यानी कि एक हम बोल सकते हैं एक बिल्कुल हम उसी चीज़ को जी रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे सामने है, ऐसा हमें फील हो रहा होता है, ठीक है। इसमें देखने व सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। हाँ, रेडियो में देखे तो सिर्फ सुनने का आनंद लिया जा रहा था, लेकिन इसमें हम साथ साथ देख भी रहे हैं। इसके माध्यम से साक्षर व निरक्षर दोनों तरह के लोग कार्यक्रम देख सकते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है कि पढ़े लिखे और जो नहीं है पढ़े लिखे वो भी इसका आनंद उठा सकते हैं, इसे देख में समझ सकते हैं, समाचारों से रूबरू हो सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। सबके लिए ये भी उतना ही वैल्यूएबल हो जाता है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो दृश्य व प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही सूचनाओं का विशाल भंडार आ जाता है। ये तो वही हम सब जानते हैं कि जो इंटरनेट है वो क्या है, सबसे आधुनिक माध्यम है, किसका अगर हम देखें जनसंचार का सबसे आधुनिक, मतलब ये भी है आधुनिक माध्यम तो है ही, लेकिन इनमें भी सबसे आधुनिक माध्यम अगर हम देखें तो वो है इंटरनेट, है ना। आज हम देखेंगे, हम बच्चे बच्चे के हाथ में इंटरनेट है, हर इंसान के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स है। और हमें कोई भी समस्या आती है, कुछ भी हमें सूचना चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, हाथ घुमाया और विशाल सूचनाओं का भंडार हमारे सामने आ जाता है। यह संवादों के आदान प्रदान व चैटिंग का सस्ता स्रोत है, इसमें हम संवादों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बढ़िया से चैटिंग कर सकते हैं बैठ के, ओके। खबरें बड़ी तीव्र गति से पहुंचाई जा सकती है, ये बहुत ज़्यादा विद इन सेकंड से भी, क्या बोलूँ मैं, सेकंड से भी कम टाइम में। जो जैसे हमने किसी को कोई मैसेज भेजा, 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको मैसेज जाने में, और तो वो पढ़ लेता है, समझ लेता है, तुरंत रिप्लाई भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका एक एडवांटेज हो जाता है। इंटरनेट के द्वारा खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन और बैकग्राउंड तुरंत होता है, यानी कि इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी खबर तुरंत हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। कोई खबर झूठी है, सच्ची है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब हमें पता लग जाता है। अब हम देख लेते हैं खामियां या फिर कमियां, ओके। हाँ जी, तो अब हम प्रिंट माध्यम की सबसे पहले कमियां देखते हैं। तो भाई देखो, ये जो प्रिंट माध्यम होता है ना, नो डाउट इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, बट एक इसमें कमी क्या होती है कि ना, सीमित स्थान होता है, मतलब लिमिटेड स्पेस में हमको लिखना होता है सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ओके। और क्या होता है, निरक्षर यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए तो प्रिंट माध्यम किसी काम का ही नहीं भाई। काला, वो काले अक्षर है उनके आगे, जब उन्हें नहीं समझ आ रहा, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर उनके लिए काले अक्षर क्या है, कुछ भी नहीं है, बस काली स्याही है और कुछ नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए किसी काम का नहीं होता। इस माध्यम द्वारा हम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते, ये एक प्रिंट का सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है कि जो तुरंत घटी घटनाएं हैं वो एकदम से नहीं दिखा पाते, जबकि टीवी में तुरंत घटी घटनाओं को प्रसारित कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम प्रिंट माध्यम की बात करें तो प्रिंट में क्या होता है, हमें
सुबह अखबार छपा, ठीक है, फिर हमें अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। ओके, अगले दिन ही फिर अखबार आएगा। ओके, तो फिर उसी समय हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। आय के विशेष स्रोत ना होने के कारण क्या होता है भाई, विज्ञापनकर्ताओं को वरीयता देनी पड़ती है। इनके आय के विशेष स्रोत नहीं होते हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वगैरह होते हैं, उनमें हम देखेंगे कई कई सारी एडवर्टीजमेंट छपी होती है ना, जो जिसमें लोगों को रुचि नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट होती है, मतलब सब लोगों को नहीं, बट थोड़े लोगों को होते हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको नहीं होती है रुचि उनमें, क्योंकि उनके लिए वो खबरें किसी काम की नहीं होती है। और ज़्यादातर उसमें झूठी खबरें छपी होती है, लाइक एडवर्टीजमेंट, ये शैम्पू लगा लो, वो शैम्पू लगा लो, ये क्रीम लगा लो, ये हीरोइन ऐड कर रही है उसकी। तो वो सारी देखो तो झूठी खबरें होती है, और ऐसी चीज़ों को वरीयता देनी पड़ती है उनको। अशुद्धियाँ हो तो छपने के बाद उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। अब भाई देखो, जो छप गया उसकी इतनी सारी कॉपीज़ निकली, मार्केट में गई वो, अब अशुद्धि हो गई तो भाई उसे दूर कैसे किया जाए? वो अशुद्धि वो सबके पास पहुँचेगी, ठीक है? वो नहीं आप उसे ठीक नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके बाद अब जब नेक्स्ट अगले दिन अगर आप जो है छाप रहे हो, ठीक है, नई चीज़ को, आप उसमें सॉरी बोल सकते हो, लेकिन उस अखबार में या उस प्रिंट जो आपने कर दिया, आप उसको फिर ठीक नहीं कर सकते हो। एक बार अगर उसमें त्रुटि हो गई और नहीं चेक किया गया और ऐसे ही प्रिंट कर दिया गया, तो उसे नहीं हम ठीक कर सकते हैं। रेडियो की अगर हम बात करें तो एक रेखीय माध्यम की तरह इसमें पीछे नहीं लौट सकते। हाँ, तो रेखिया ये जो है रेडियो, इसमें हम पीछे नहीं लौट सकते हैं, जो एक बार बोल के चले गए सो फिर नहीं रिवाइंड नहीं हो सकता। कई बार रेडियो कार्यक्रमों एवं समाचार बुलेटिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी होता है कि भाई काफ़ी काफ़ी देर वेट करना पड़ता है हमें, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है उसके लिए। रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते, क्योंकि वो उबाऊ हो जाते हैं। जो श्रोता होते हैं उनको बांधे रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने लंबे लंबे कार्यक्रम कौन सुनेगा, ठीक है। तो इसमें बोलचाल की भाषा के प्रयोग से भाषा के विस्तार व विकास की संभावना नहीं होती। अब रेडियो में जो है ना, बहुत ही बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि सभी के लिए क्या हो सके, एक सुलभ हो सके, सब उसे समझ सके। तो इसमें क्या होता है, भाषा का विस्तार नहीं होता है। ओके, इस माध्यम से श्रोताओं को बांध कर रखना भी काफी कठिन होता है। अब हम टीवी के ऊपर चलते हैं, तो इसमें समय की सीमा होती है, यह भी एक रेखीय माध्यम, ठीक है। टीवी में भी जो हो गया वो फिर आप उसे रिवाइंड नहीं कर पाओगे। और क्या है भाई, इसमें भी समय सीमा होती है, हर टाइम लिमिट में सब कुछ कंप्लीट करना होता है। टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांधे रखना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। ओके, और इसमें दृश्य श्रव्य यानी विजुअल और वाइट्स में संतुलन बनाना कठिन होता है। अब देखो, मानो कि कोई आप इमेज दिखा रहे हो, विजुअल दिखा रहे हो, ठीक है, और उसके साथ ना लिखा आ रहा है, सबटाइटल्स लिखे आ रहे हैं। अब ये जो सबटाइटल्स है और ये जो इमेज है सेम टाइम पर नहीं चल रहे, ठीक है, मतलब ये इमेज आकर चली गई और फिर इस इमेज के टाइटल्स आ रहे हैं, तो देखो वो कितना ज़्यादा खराब लगता है। क्यों? तो इनमें संतुलन बनाना ना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसमें सेक्स, हिंसा और रोमांस को प्रोत्साहन मिलता है, भाषा के विस्तार की भी संभावना कम होती है। तो हम देखेंगे टीवी पे आज की फिल्में अगर आप देखोगे, या आज की अगर एड्स आप देखोगे, तो उसमें क्या है, यही सब दिखाया जा रहा है, और इन्हीं सारी गलत चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, जो कि खासकर हमारी युवा पीढ़ी का और बच्चों के भी दिमाग पे गलत असर डालता है। और वही है, इसमें भाषा का विस्तार की संभावना भी कम रहती है। टीवी माध्यम में लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कार्यक्रम विशेष दर्शक वर्ग के लिए होते हैं, अंततः ये टाइप्ड हो जाते हैं, तो हाँ, ये भी होता है। उसके बाद हम इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट का तो भाई मुझे लगता है कोई भी बच्चा बहुत इजीली कर लेगा। तो इंटरनेट में देखो कोई समय सीमा नहीं होती, जितना मर्जी आप इंटरनेट को यूज़ करो, कोई आपको कुछ कहने वाला है नहीं। और इस कारण क्या होता है, लोग सारा दिन इंटरनेट पे लगे रहते हैं, और उनके बाकी काम क्या होते हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों लोग अपने गोल से, अपने जो उनका लक्ष्य होता है उससे क्यों पीछे हो जाते हैं? क्योंकि वो सारा दिन एक ऐसी जगह लगे रहते हैं जहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, और इस वजह से वो अपने दूसरे कामों से करते जाते हैं। गरीबों, अनपढ़ों के लिए इंटरनेट जो है वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है।
मतलब जो गरीब है, इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर सकता, जो अनपढ़ है, नहीं चलाना आ रहा, उन्हें कौशल नहीं है, धन नहीं है उनके पास, तो फिर उनके लिए किस काम का। नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लग गई है। ठीक है, जो आज की हम पीढ़ी देखें वो हर समय अपडेटेड रहना चाहती है। ठीक है, इंटरनेट उन्हें वो चीज़ अवेलेबल करवाता है, हर समय अपडेट रखता है, और इस वजह से बुरे परिणाम भी सामने आते हैं। यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का माध्यम है। इंटरनेट पे आप देखो, कोई भी अच्छी चीज़ फैले ना फैले, लेकिन जो सबसे गलत चीज़ होती है ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। ठीक है, और और क्या होता है उसका ना, एक पुष्टि भी नहीं हो पाती। इंटरनेट पे आप देखो, सही खबरें भी हैं जा रही है, गलत खबरें भी जा रही है। हर कोई किसी को भी स्वतंत्रता है कुछ भी लिखने की और कुछ भी वो करने की, तो इस वजह से गलत खबरों का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है। इंटरनेट को केवल एक औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था पूरा आपका खूबियाँ कमियाँ भी मैंने बता दी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि विशेष रिपोर्ट क्या है और इसके प्रकारों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, विशेष रिपोर्ट समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष रिपोर्ट बोलते हैं। अब इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, मुख्य रूप से देखो तो 4 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है खोजी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन कर जनता के सामने लाते हैं जो कि पहले सबके समक्ष नहीं आते थे। खोजी रिपोर्ट से ही समझ आ रहा है कि भाई कोई चीज़ हमने खोज दी। ठीक है, यानी कि वो न्यूज़ जो थी वो पहले से जनता के सामने नहीं लाई थी, हमने क्या किया, उस पर खोजबीन की। ठीक है, और सूचनाएं जुटाई, तथ्य जुटाए, और हम उसे लोगों के सामने लेके आए, पहले से वो जनता को नहीं पता थी। इन डेप्थ रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इन डेप्थ से ही समझ आ रहा है, डेप्थ में यानी कि बहुत गहराई में जाना है। सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्य, यानी कि जो पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है इसमें, और महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाया जाता है इसमें, किसमें, इन डेप्थ रिपोर्ट में। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण और व्याख्या की जाए, यानी कि पूरा विश्लेषण किया जाएगा उसका, पूरा अच्छे से सब कुछ, समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण पूरा अच्छे से बताया जाएगा। विवरणात्मक रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन होएगा, बहुत विवरण। ठीक है, विवरणात्मक से ही समझ आ रहा है, बहुत डिटेल में अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन होगा उसका, बारीक से बारीक तथ्यों को भी इसमें उजागर किया जाएगा, किसमें, विवरणात्मक रिपोर्ट में। आगे चलते हैं हम, पत्रकार के प्रकार बताने हैं। तो पत्रकार के प्रकार अगर मैं बताऊं आपको, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णकालिक, एक होता है अंशकालिक, और तीसरा होता है स्वतंत्र पत्रकार, या जिसे हम फ्रीलांसर भी बोलते हैं। तो पूर्णकालिक कौन से होते हैं, जो किसी समाचार संगठन के लिए नियमित वेतन भोगी होते हैं, जो 9 to 5 की जॉब करने वाले जो पत्रकार होते हैं, जो जुड़े जुड़े होते हैं किसी एक संगठन से, वो होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, अंशकालिक पत्रकार को हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पत्रकार बोल सकते हैं, जो एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं। ठीक है, और निश्चित मानदेय पर काम करने वाले होते हैं। स्वतंत्र पत्रकार की अगर मैं बात करूं, तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि वो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, और वो क्या होते हैं, जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। ठीक है, किसी एक अखबार से नहीं जुड़े होते हैं, वो अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं, और अलग अलग अखबारों से उन्हें एक निश्चित भुगतान मिलता है, या एक निश्चित पैसा उन्हें मिलता है। अब हम देखेंगे, देखो पत्रकारिता के ना 2 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो पत्रकारीय लेखन और दूसरा सृजनात्मक लेखन। तो इनमें क्या अंतर होता है, चलो हम वो देखते हैं कि क्या इनमें अंतर होता है। तो पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे है, समसामयिक, यानी कि सेम टाइम की घटी हुई जो, और जो वास्तविक घटनाएं होती हैं या जो मुद्दे होते हैं उनसे होता है। लेकिन सृजनात्मक लेखन में कल्पना को स्थान दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें हमें एज इट इज़ जो चीज़ जैसी हुई होती है, जो तथ्य होते हैं, जो आंकड़े जितने होते हैं, हमें वैसे ही प्रस्तुत करने होते हैं। सृजनात्मक लेखन में हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को क्या नाम है, जो चीज़ जैसी है उसको तो वैसे रखते हैं, साथ में अपनी कल्पना को भी जोड़ते हैं उसमें। ठीक है, और क्या होता है, पत्रकारीय लेखन सृजना, यह अनिवार्य रूप से तत्कालिक
और पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जबकि सृजनात्मक लेखन की अगर हम बात करें तो इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता है, ओके, और उसे काफ़ी ज़्यादा छूट होती है। लेकिन यहाँ पे बंधन के लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपादकीय से क्या समझते हैं? तो संपादकीय क्या होता है भाई? तो संपादकीय क्या होता है? संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, ठीक है, क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते हैं। अब ये जो संपादकीय है ना, इसको अखबार की आवाज़ माना जाता है और ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा जाता है। ये संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है, इसलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है, ठीक है। तो संपादकीय क्या होता है? जैसे कोई भी कुछ छपा, ठीक है, उसमें क्या आएगा, एक पेज जो हो गया उस पर कुछ कोई मुद्दा है, उस पर जो है अखबार ने क्या किया, या उसकी टीम ने, सबने क्या हुआ, मिलकर कुछ अपनी राय प्रकट की है और उसमें किसी का भी लास्ट में नाम नहीं होता है, ठीक है। और ये एक तरीके से किसी भी अखबार की आवाज़ माना जाता है। नेक्स्ट है स्तंभ लेखन। तो स्तंभ लेखन क्या होता है? स्तंभ लेखन जैसे हमें समझ में आ रहा है, स्तंभ यानी कि कॉलम, ठीक है। तो एक किसी कॉलम में लिखा गया लेख होगा ये स्तंभ लेखन। कुछ लेखक अपनी वैचारिक रुझान और लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने एवं उसमें अपने विचार लेखक लिख सकता है, ओके। तो देखो भाई, स्तंभ लेखन क्या है? जैसे कि जो बहुत ज़्यादा फेमस लेखक हो जाते हैं ना, और बहुत लोग उनको जानने लगते हैं, लोग उनको पसंद करने लगते हैं, ठीक है। तो अखबार वाले क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, बोल देते हैं कि आप चलो रोज एक हमारे अखबार में कॉलम लिखना है, एक हिस्सा उनको मिल जाता है लिखने के लिए। और वो क्या करते हैं, अपनी राय उसमें लिखते हैं, अपने हिसाब से विषय उनका डिसाइड वो खुद करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, वो अपने तरीके से उसमें अपनी राय, जो उनके विचार होते हैं, वो सब कुछ उसमें लिखते हैं वो, ठीक है। यही होता है स्तंभ लेखन। अब हम देख लेते हैं समाचार और फीचर में अंतर। तो समाचार क्या है भाई? तो समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है, ठीक है। लेकिन फीचर क्या है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। आत्मनिष्ठ मतलब उसमें हमारे अपने विचार होते हैं, ठीक है। सुव्यवस्थित होता है और सृजनात्मक, क्रिएटिव होता है, ठीक है। वही समाचार, इसका उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को ताजी घटना से अवगत करवाना। लेकिन फीचर का काम क्या होता है? इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। वही समाचार की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है? ताज़ी घटना बताता है अपने पाठकों को, लेकिन इसका काम होता है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। और समाचार में शब्द सीमा होती है, जबकि फीचर में कोई शब्द सीमा नहीं होती है, 200 से 2000 वर्ड्स तक का हो सकता है। और समाचार में इसके लेखक के विचारों या कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। समाचार में जो जैसी घटना है हमें वैसे ही प्रस्तुत करना होता है, लेकिन जो फीचर होता है उसमें लेखक की कल्पना का भी स्थान दिया जाता है। और समाचार में फोटो नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फीचर में फोटो और ना ग्राफिक्स होना अनिवार्य रहता है, तभी वो एक अच्छा फीचर बन पाता है। अब हम देखते हैं कि फीचर रिपोर्ट किस शैली में लिखी जाती है। तो वही फीचर रिपोर्ट किस शैली में लिखी जाती है? ये रिपोर्ट उल्टा पिरामिड वैसे अगर हम देखें तो जो नॉर्मली रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। कोई भी समाचार होता है तो वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है। जबकि ये जो किंतु ये फीचर रिपोर्ट कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। कथात्मक शैली यानी कि सीधा पिरामिड शैली, ठीक है, सीधा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं ये, यानी कि इनका कैसे रहता है, इंट्रो, बॉडी, समापन तो रहता ही है इनका। ये आगे आगे स्लोली स्लोली करके क्या होता है, ये इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी में क्या होता है, फीचर रिपोर्ट लिखी जाती है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो आइए हम देखते हैं।
तो बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती हैं। अब देखो बीट रिपोर्टिंग में क्या है, उसे जो संवाददाता है उसे एक बीट मिल गई। बीट यानी कि उसे एक क्षेत्र दे दिया गया। अब उसे खेल का क्षेत्र दे दिया गया हो सकता है, उसे कृषि का क्षेत्र दे दिया गया हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसे क्राइम का क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। तो उसमें उसे अगर कुछ लिखना है तो उसकी हाँ नॉर्मल जानकारी होना मात्र एनफ है, ठीक है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर, ठीक है, उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। यानी बहुत बहुत डीप में होता है ये, और एक मतलब बहुत ज़्यादा सामान्य खबर से उठकर ये होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं बीट रिपोर्टिंग में, ठीक है। जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। तो ये इनमें फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लेखन किसे कहते हैं? इसके प्रमुख क्षेत्र और इसमें प्रयोग होने वाली भाषा शैली के बारे में लिखें, ठीक है। तो समाचार पत्रों में सामान्य समाचारों के अलावा सहित विज्ञान, खेल इत्यादि की पर्याप्त जानकारी मिलती है, ठीक है। और हमें समाचार में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, साहित्य के बारे में, विज्ञान, खेल, सब के बारे में हमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर विशेष लेखन किया जाता है तो उसे विशेष लेखन, मतलब नॉर्मल से हटकर एक विशेष लेखन किया जाता है, ठीक है। अब तो हम विशेष लेखन का इसमें हम क्या करते हैं, भाषा शैली प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं इसके। तो अर्थ, व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य आदि, ठीक है। ये सारे इसके क्षेत्र हो सकते हैं। और अगर हम विशेष लेखन की भाषा शैली की बात करें तो इसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती है, ये उल्टा पिरामिड या फिर फीचर शैली, यानी कि उल्टा पिरामिड, ठीक है, या फिर सीधा पिरामिड, फीचर शैली जो होती है, दोनों में से ये किसी भी शैली में लिखा जा सकता है और ये विषय अनुसार निर्धारित होती है। और इसमें अगर हम शब्दावली की बात करें तो शब्दावली इसमें कैसी यूज़ होएगी, मान लो जैसे इसमें तेजड़िए, मंडलिए, ऐसे शब्द सोना उछला, चांदी गिरी, इस तरीके के अगर मैं अर्थ व्यापार की बात करूँ तो, ठीक है, इस तरीके के इसमें शब्दावली यूज़ होती है। खेल से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इस टीम ने घुटने टेके या उस देश ने घुटने टेके, ठीक है, इस तरीके के इसमें जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपका नाटक से, ठीक है। तो समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? तो देखो, नाट्य विधा में समय के बंधन का विशेष महत्व है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है। यस, ये बात तो है। इस बात का नाटक की रचना पर पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राप्त होने वाला रस, कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता है। नाटक का मंथन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते। धारावाहिक मतलब बहुत लंबा ऐसे नहीं चला सकते हम, एपिसोड पे एपिसोड नहीं, हमें एक शॉर्ट में उसे क्या होता है, हमें खत्म करना होता है। उसका मंचन भी जो होता है वो वर्तमान काल में ही करना होता है हमें। नाटककार चाहे अपनी किसी भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्य काल की हो, वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा, ठीक है। इसलिए नाटक के मंचीय निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाएंगे, ठीक है। जो भी डायलॉग्स होंगे सारे वर्तमान काल में लिखे जाएंगे, क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो वह वर्तमान काल में ही घटित होगा या फिर खेला जाएगा। इसके साथ साथ ही नाटक के प्राय 3 अंग होते हैं, प्रारंभ, मध्य, समापन। अतः इन अंकों को ध्यान में रखते हुए नाटक को समय सीमा में बांटना जरूरी हो जाता है। अब देखो भाई, नाटक में क्या होता है कि नाटक जो है उसे वर्तमान काल में ही घटित होना होता है और एक निश्चित समय सीमा के अंदर घटित होना होता है, वरना फिर क्या होता है, जो इंटरेस्ट लोगों को आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। क्योंकि अगर हम बहुत शॉर्ट में नाटक को बिल्कुल
समाप्त कर देंगे तो फिर तब भी लोगों को मज़ा नहीं आएगा, और अगर हम बहुत लंबा खींच देंगे तो वो क्या होता जाएगा, बोरिंग होता जाएगा। तो इसलिए लोगों का रस और कौतूहल जो है वो क्या होता जाएगा, वो खत्म होता जाएगा। और जो कथ्य होता है, ठीक है, जो नाटक होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। कुछ ना मतलब उसमें सीन्स डिसाइडेड होते हैं, ये हम प्रारंभ में करेंगे, ये हम मध्य में करेंगे और ये हम समापन में करेंगे, ठीक है। तो अब इन सब का ना टाइम बता रहता है कि ये पार्ट हम इतने टाइम में, ये पार्ट हम इतने टाइम में और ये पार्ट हम इतने टाइम में परफॉर्म करेंगे, ओके। और क्या होता है कि और ये सब उतने ही टाइम में परफॉर्म करना होता है, और उतने टाइम में नहीं परफॉर्म करोगे, किसी भी चीज़ को आपने लंबा या छोटा कर दिया, तो फिर वही बात है, जो ऑडियंस है वो उसको आप एक बिठाकर नहीं रख पाओगे अपने साथ, आप उसे बांधना जो होएगा वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और वही है, फिर लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो लीव कर देंगे। अगला है, कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन करें। तो कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटक कौन 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 से हो सकते हैं? भाषा का सम्यक ज्ञान, यानी कि आपको भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आपको भावों को, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करना आना चाहिए, ठीक है। कविता में भाषा के रोज नए प्रयोगों द्वारा अपने अनुभवों को रूप प्रदान करता है, ठीक है। तो हमें क्या अच्छे से अपनी संवेदना को अभिव्यक्त करना आना चाहिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करना आना चाहिए, ठीक है। शब्द विन्यास को अगर हम देखें तो शब्द मनुष्य के सबसे प्रिय मित्र होते हैं, इसलिए कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन करना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके के हमारे भाव आ रहे हैं उसी तरीके के हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और शब्द ही तो है वो जिससे क्या होता है, जिससे अलंकार बन जाता है, और जिससे क्या होता है, हम लेखक जो कवि जो होता है वो क्या करता है, ऐसे शब्दों का ही तो प्रयोग करता है जिस वजह से अलंकार बन जाते हैं, या इमेजरी हमारे सामने हमें लगता है कि वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक अनुभूति भी हमें शब्दों के माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। छंद विषयक बुनियादी जानकारी, छंद और तुक से बंधी हुई रचना हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जो छंद होते हैं वो क्या करते हैं, संगीतात्मकता, यानी कि एक गेयता लाने की उसमें कोशिश करते हैं, किसी भी कविता में उसकी छुअन हमारे भीतर तक उस भाव से जोड़ देता है, इसलिए कविता में छंद और तुक कविता को अधिक भावमयी बना देते हैं, यानी कि उसमें और ज्यादा फीलिंग्स आ जाती है। अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, कवि कविता में भावों और विचारों के साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। कल्पना के द्वारा कवि कविता में जीवन के सत्य के मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। कवि को केवल कोरी कल्पना से बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो कवि होएगा वो क्या करेगा, अपने अनुभव भी जोड़ेगा उसमें और अपनी कल्पना भी जोड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होएगा, वो ऑडियंस को और अच्छे से कनेक्ट करवा पाता है अपने साथ में, ठीक है। और हाँ, और तभी तो हम भी कनेक्ट हो पाएंगे ना, क्योंकि अनुभव जो होते हैं लाइफ में सबको कोई ना कोई अनुभव होते हैं, और वो अगर वैसी कविता पढ़ेगा तो फिर वो भी उससे रिलेट कर पाएगा। हाँ, बस कवि को बिल्कुल ऐसी पंख लग गए इस तरीके की कल्पनाओं से बचना चाहिए, ठीक है। सहज संप्रेषण शक्ति, कवि अपने लिए नहीं लिखता है, ठीक है, उसका लक्ष्य अपने भावों और विचारों को समाज तक पहुंचाना होता है, इसलिए वह अपने भावों का साधारणीकरण करता है। सहज व सरल भाव पाठक को कविता के साथ बांध देते हैं, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल तरीके से उसे क्या करना होता है, संप्रेषण करना होता है। संप्रेषण यानी कि बातचीत करनी होती है, उसे अपने भावों को प्रकट करना होता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं लिख रहा होता, दूसरों के लिए लिख रहा होता है। भाव एवं विचार की अनुभूति, कविता भावों का प्रबल आवेग है और मनुष्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है जहां कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि को आत्मशक्ति प्रबल होती है, ठीक है। तो जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पे कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की जो आत्मशक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ जी, और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ ना, घुमा फिरा के यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने हैं, ठीक है। और अगर आप इनको अभी तक बहुत अच्छे से सुन रहे हैं ना,
तो मेरे को पूरा विश्वास है आप ये सारे क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा के किसी तरीके भी पूछ ले जाए, आप इनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कहानी लेखन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है। तो भाई देखो, तो कौन कौन से तत्व होते हैं। कथानक, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। ठीक है, एक तत्व क्या है, कथानक, जो कि कहानी का केंद्र बिंदु होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जा सकता है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या फिर कल्पना के कारण होता है। कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए एक परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देता है तथा एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो पूरी कल्पना ना होकर संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से मेल खाता हो। कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूर्ण स्वरूप होता है। तो कथानक में क्या है, ठीक है, कथानक में क्या है बच्चों, तो कथानक में है प्रारंभ, ठीक है, फिर मध्य और फिर क्या है, उसके बाद होता है अंत। ये होता है कथानक में, और ये पूरा सारा क्या होता है, कहानीकार इसको, उसके साथ कोई घटना होती है जो उसके अनुभव होते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी होता है वो सारा एक काल्पनिक ढांचा वो तैयार करता है और इन सब में बिठाता है। द्वंद्व को देखते हैं हम। द्वंद्व मतलब कोई भी रुकावट, परेशानी, ठीक है, कोई भी बुरी चीज, ठीक है। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक होता है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। ये देखो भाई, जब तक कुछ भी बुराई नहीं हो रही होगी या जब तक कुछ भी रुकावट नहीं हो रही होगी, तो हमें भी ऑब्वियसली रोचकता हमारी नहीं होगी, हमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं आना, उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। अब देखो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, तो आपको भी कहाँ मजा आएगा। जब तक कहानी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, द्वंद्व नहीं आएंगे, तो फिर कहाँ से मजा आएगा, राइट। क्योंकि बिना द्वंद्व के तो आप भी किसी सीरियल को देखना नहीं पसंद करोगे। देश काल और वातावरण, हर घटना, पात्र और समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है, ठीक है। कहानी को रोचकता और प्रामाणिक बनाने के लिए आवश्यक है कि लेखक देश काल और वातावरण का पूर्ण ध्यान रखे। अगर हम जैसे किसी गांव की कहानी बता रहे हैं, तो हम उसमें क्या दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कृषि होती हुई उसमें दिखाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरीके की उनकी वेशभूषा दिखाएंगे, उसी तरीके की उनकी बोलचाल दिखाएंगे। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है देश काल और वातावरण में। पात्र, अगर हम बात करें तो पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी शर्त होती है। हर पात्र अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतना ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण और उसके संवाद लिखने में होगी, ठीक है। तो भाई पात्र क्या होते हैं भाई, तो पात्रों का अध्ययन कहानी का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। जो पात्र होते हैं ना, वो हमें कहानी के हिसाब से लिखने रखने होते हैं, और अगर जो हमारे पात्र होंगे ना, जितने ज़्यादा क्लियर होंगे ना, उसी हिसाब से हम उनका चरित्र डिसाइड कर पाएंगे, और उस हिसाब से जो कहानीकार होगा वो उनके बीच में बातचीत, संवाद करवा पाएगा, ठीक है। चरित्र चित्रण यानी कि किसका करेक्टर, किसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से कहानीकार द्वारा गुणों का बखान करके पात्र के क्रियाकलापों, संवादों के माध्यम से किया जाता है। अब देखो भाई, कोई अच्छा है, अगर कोई पात्र जो है वो अच्छा है, तो वो अब हम कोई भी कहानी चल रही होती है, उसमें ये बोल बोल के थोड़ी बताया जाता है कि वो अच्छा है। हमें क्या होता है, उसके संवादों से, उसके बोलने चालने के तरीके से, और जो भी वो लाइंस बोल रहा होता है या जो उसके साथ वो दूसरों के साथ कर रहा होता है, ठीक है, उसी से तो हमें पता चलता है वो पात्र अच्छा है या बुरा होता है। तो वो उसके बुरे संवादों से हमें पता चलता है संवाद, अगर हम बात करें संवाद क्या होता है भाई, तो संवाद क्या होता है, डायलॉग्स। कहानी में संवाद का विशेष महत्व है। संवाद ही कहानी और पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं। तो भाई देखो, पात्रों के बारे में भी हमें संवाद से पता चलता है, और कहानी का विकास भी
कैसे हो रहा होता है, कहानी को गति कौन दे रहे होते हैं, तो वो संवाद दे रहे होते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं संवाद। जो घटना प्रतिक्रिया या फिर प्रतिक्रिया कहानीकार नहीं दिखा सकता है वो क्या होता है भाई, जो अगर हम सीन ना करवा के दिखा सकते हैं तो वो हम संवादों के माध्यम से क्या करते हैं, उस सीन को हम दिखा देते हैं। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं। चरमोत्कर्ष या फिर जिसे हम क्लाइमैक्स भी बोलते हैं, तो कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। सर्वोत्तम यह है कि चरमोत्कर्ष पाठकों से हम सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे लगे कि स्वतंत्रता दी गई है, उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने। अब देखो भाई, चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स, एक ऐसा पॉइंट आ जाना कि भाई जो ऑडियंस है वो सोचने को मजबूर हो जाए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कहानी में क्या मोड़ आएगा। ठीक है, वो सोचे ऐसा होगा वैसा होगा, अलग अलग निष्कर्ष निकाले, उसे स्वतंत्रता मिलती है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए चरमोत्कर्ष की उसे लगे हाँ ये तो मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड है। तो भाई नाटक के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें तो ये भी थोड़े कहानी जैसे ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समय का बंधन जो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जान लिया, शब्द के बारे में भी हम जान चुके हैं। ओके, कथ्य या कथानक, संवाद, द्वंद्व, चरित्र योजना। ठीक है, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना। ध्वनि योजना मतलब जो जैसा सीन दिखाया जा रहा है उस तरीके से ध्वनिया जो है वो बजाना। ठीक है, जैसे तूफान है, तूफान का सीन है चल रहा है तो तूफान वाली घों घों करके जो ध्वनि सी होती है। ठीक है, और प्रकाश योजना नाटक में, क्योंकि देखो ये रंगमंच नहीं है ता इसका किया जाता है, रंगमंच पे ये स्टेज पे प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रकाश योजना, अब जैसे कोई सैड सीन दिखाया जाए तो बड़ी डल सी लाइट्स दिखाई जाए। ठीक है, कोई जीत गया, हर्षोल्लास की बात है। ठीक है, हैप्पी वाली फीलिंग है तो बहुत ज़्यादा उसमें लाइट दिखाया जाए, सब कुछ ब्राइट दिखाया जाए। तो प्रकाश योजना भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसमें। वेशभूषा जो होती है वो पात्रों के जो उनको पात्र को जो रोल मिला है उस हिसाब से होनी चाहिए। मान लो किसान है तो वो फिर एडवोकेट की तरह सूट बूट नहीं पहना होना चाहिए, वो किसान की तरह कपड़े पहना होना चाहिए। रंगमंचीयता यानी कि जो नाटक है उसको रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाई कोई भी समाचार हो, ठीक है, चाहे रेडियो का कोई सी भी हो, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, निरक्षर लोगों के लिए बोधगम्य होनी चाहिए, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उसे समझ पाने चाहिए। आम बोलचाल वाली सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर भाषा होनी चाहिए और बिल्कुल सिंपल भाषा होनी चाहिए। रेडियो प्रसारण के लिए किए जा रहे समाचार की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए भाई। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, उच्चारण में जटिल शब्द ना हो। अब जैसे हम रेडियो की बात करें, अब रेडियो में इंसान सुन रहा है तो ऐसे जटिल जटिल शब्द नहीं डाले होने चाहिए कि जो स्पीकर है वो उन जटिल शब्दों को खुद ही ना पढ़ पाए। ओके, तो संख्या को शब्दों में लिखना, ठीक है, शब्दों में लिखो, बजाय ऐसे 4541, ठीक है, 4541 जैसे ही लिखा है। तो इसको ऐसा ना लिख के अब सोचो भाई ऐसे हम लिखेंगे तो फिर हम उसको डिकोड करेंगे, इतने में हम गलत ना पढ़ दे। तो इसको पूरा ऐसे लिखा जाए 4541। ठीक है, तो ऐसे करके इसको लिखा जाए। पर्याप्त हाशिए दोनों ओर हो, यानी कि क्या हो, पूरा मार्जिन छूटा होना चाहिए रेडियो के लिए जो तैयार किया जा रहा होता है। और क्या होना चाहिए, परसेंटेज और डॉलर को प्रतिशत और डॉलर लिखा जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी साइन अगर लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी न्यूमरेसी यूज़ कर रहे हैं तो उसको पूरा वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना कब हुई और अब ये किस संस्था के अंतर्गत आता है। तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में और अब ये प्रसार भारती नामक संस्था के अंतर्गत आता है। मुद्रित माध्यम में लेखक को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मुद्रित माध्यम में लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनकी शैक्षणिक ज्ञान और योग्यता के विशेष ज्ञान में ध्यान रखना चाहिए। तो भाई जो कोई भी मुद्रित माध्यम जो हम मुद्रित करेंगे, जो हम प्रिंट करेंगे, जो हमारी ऑडियंस होगी उसके उनका जो भाषा ज्ञान है, उनकी जो उनकी भाषा जो है जैसी है, जितना उनको आता है उस हिसाब को उसको हमें ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, अपना जो है मटेरियल उसको तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। संपादक के नाम पत्र लेखन का क्या उद्देश्य है, तो भैया आपने लेटर टू एडिटर लिखा होगा। आपने कब लिखा होगा, 10th क्लास में लिखा होगा। तो उसमें क्या होता था, आप लेटर लिखते थे
एडिटर यानी कि संपादक को कोई ना कोई लेटर लिखते थे जिसमें आप एक समाज का मुद्दा उठा रहे होते थे, ठीक है, उस पर अपनी राय प्रकट कर रहे होते थे, समस्या बता रहे होते थे, उसका समाधान बता रहे होते थे, और आप चाह रहे होते थे कि वो एक लाइट में आए ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकार है, ठीक है, उनका ध्यान उन पे सब पे जाए। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है संपादक के नाम पत्र का। अब साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो कौन कौन से गुण होने चाहिए इंटरव्यू लेने के लिए किसी भी पत्रकार के अंदर, तो भाई पत्रकार में संवेदनशीलता, ठीक है, इमोशंस फील कर पाए वो, कूटनीति, ठीक है, यानी कि उस क्लेवरनेस होनी चाहिए, उसमें धैर्य पेशेंस होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और ज्ञान जैसे उसमें गुण होने चाहिए। ठीक है, तभी तो ये वो एक बढ़िया से किसी का भी पर्सनैलिटी को उजागर कर पाएगा, किसी की भी। लास्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों में समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। तो भाई भाषा जो है वो सीधी, सरल, साफ सुथरी और प्रभावी होने के साथ साथ सुबोध होनी चाहिए, यानी कि सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सीधी सरल भाषा होगी, साफ सुथरी स्पष्ट भाषा होगी, तो सबको समझ में भी आएगी, और वाक्य छोटे छोटे और सहज होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विद दिस हमारी वीडियो एंड हो जाती है। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, और क्या कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।